वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और थोड़ा पिछला रिवाइज किया था, ठीक है। और आज हमने पढ़ना है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और या गोबर गैस, ठीक है। तो मेन टॉपिक वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सबका थैंक यू वेरी मच। आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरे 80 सब्सक्राइबर करा दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दो। अगर आप मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। सो प्लीज़ करा दो, ठीक है। तो अब हम मतलब कि वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं पिछला जो मैंने वीडियोस में पढ़ाया है वो मैं अब रिवाइज नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खिंच जाएगी। तो मैं सीधे मेन टॉपिक पे आती हूँ, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या गोबर गैस, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं पूरा फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करा दूंगी इकट्ठे, ठीक है। अगर नहीं टाइम मिलता मुझे कि ज़्यादा लंबी वीडियो अगर हो जाएगी तो मैं जैसे आधे घंटे की वीडियोस ही बनाती हूँ मोस्टली। तो अगर उससे ज़्यादा टाइम होगा तो मैं फिर अपनी पूरी नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी कि सिर्फ यही जो चैप्टर है, सिर्फ यही चैप्टर पूरा मतलब कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और गोबर गैस। सबसे पहले बायोगैस होता क्या है। सो बायोगैस एक बायोगैस मिक्सचर होता है गैस का जिसके अंदर मीथेन होता है, मतलब कि डोमिनेंट मीथेन करता है, बाकी उसके अंदर चीज़ें भी होती हैं बट ज़्यादा मीथेन होगा, जो प्रोड्यूस किससे होता है, बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है, जो आप एक फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के गैसियस एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उनकी ग्रोथ के दौरान, या जब वो मेटाबॉलिज्म करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के गैसियस एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ गैस प्रोडक्ट डिपेंड करती है माइक्रोब्स पे, और वो कैसा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर रहे हैं उस पे और माइक्रोब्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इन द एग्जाम्पल जैसे इन द एग्जाम्पल साइटेड ऑफ रिलेशन टू, जैसे फर्मेंटेशन का पहले मैंने बताया था, डो का बताया, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही था, है ना। डो का मतलब कि चीज़ बनाने में, है ना, और फर्मेंटेशन में और बीवरेजेस में। तो अब यहाँ पे भी सभी में माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बताया था सर्कोमाइसिस, सर्वेसिस, बियर यीस्ट, बेकरी, लैक्टोबैसिलस एसिड, है ना। फिर एक था प्रोटीएज, है ना। फिर क्लॉट बस्टर के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, फिर चीज़ के लिए भी, है ना, इन सब के लिए। तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे CO2 मैंने बताया था, मैंने टॉम एंड जेरी वाला स्विस चीज़ भी बताया था कि वहाँ पे भी होल जिसके कारण होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। होwever कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन द सेलुलोज मटेरियल और बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो बेसिकली मैंने पहले बताया बायोगैस मिक्सचर होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ ए गैसेस जिसके अंदर मोस्टली मीथेन होता है बट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो मतलब कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब कि सेलुलोज पे एनारोबिकली ये बहुत ज़्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और इन बैक्टीरिया को कलेक्टिवली बोलते हैं मिथेनोजेंस। और एक जो कॉमन बैक्टीरिया है वो है मिथेनो बैक्टीरिया, जो आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा दीज बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमिन। हाँ, ये र्यूमिन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो र्यूमिन क्या होता है, एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ द स्टमक, जो कैटल होती है उसके स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमिन, ठीक है वो। तो बैक्टीरिया, ये वाले जो बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस हैं, जो सेलुलोज एनारोबिकली सेलुलोज पे मतलब कि सेलुलोज पे एनारोबिकली मीथेन रिलीज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म जो है मिथेनोजेंस वो र्यूमिन में भी प्रेजेंट होते हैं, कैटल का जो स्टमक का पार्ट है, ठीक है। सो उसके बाद अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो उसमें भी यही है कि बायोगैस इज अ मीथेन रिच फ्यूल जो प्रोड्यूस होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन से या डाइजेशन से बायोमास विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। सो बायोगैस बनता है मीथेन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन से,
ठीक है। तो मीथेन का बेसिकली उसके अंदर कितना कंटेंट होता है, 50 से 70%। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मीथेन डोमिनेट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होते हैं 30 से 40%, और नाइट्रोजन भी होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये रेफरेंस में है। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लोगे उसमें सब में ये लिखा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और हाइड्रोजन भी होती है, और 50% कम्बस्टेबल एनर्जी भी ऑर्गेनिक वेस्ट में होती है, जो चेंज हो जाती है किसमें, मीथेन गैस में। तो जो एनर्जी रिलीज होती है बायोगैस पे, वो मीथेन्स जितने होंगे उस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। और क्लोरोफिक वैल्यू ये देखो यहाँ पे क्लोरोफिक वैल्यू दी हुई है, डेट इज योर 23 to 28, ठीक है। और जो एफिलेंट एंड रेजिडुअल बच जाता है आफ्टर द फर्मेंटेशन, आफ्टर द फर्मेंटेटिव जनरेशन ऑफ बायोगैस, वो मतलब कि जो बाद में बच जाता है, रेजिड्यू बच जाता है कि आपके पास बायोगैस की प्रोडक्शन होगी, और जो लास्ट में बच जाएगा वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो रिच होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिच होता है आपके पास मिनरल्स में, लिग्निन में, ठीक है। सो एक आइडल मेन्योर है बायोगैस, और जो भी बायोगैस और गोबर गैस जनरेशन इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे भी होता है, ठीक है। एंड ऑलरेडी मिलियन इंडिविजुअल और डिफरेंट सेवरल थाउजेंड कम्युनिटी बायोगैस प्लांट करती है और उसको ऑपरेट करती है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड होती है बाय द कोलैबोरेशन ऑफ द खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये आ सकता है बोर्ड में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ खादी एंड विलेज, सॉरी KVIC। सो एक नंबर में आएगा ये, अगर आएगा अभी तो उसका आंसर होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। सो आपके पास बेसिकली रेफरेंस बुक में ये आपके पास डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं, जैसे ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ठीक है। सो बायोगैस जनरेशन बेसिकली एक 3 स्टेप स्टेज है, एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिक वेस्ट, और उसके बाद में आपके पास लिग्निन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, हेमीसेलुलोज आ जाता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिग्निन नहीं होगा एनारोबिक कंडीशन में ब्रोक डाउन, ठीक है। और जो सेलुलोज डाइजेशन होती है वो काफ़ी स्लो होती है बाकियों से। तो बेसिकली इसमें हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड प्रोटीन होगा। तो जो लिग्निन होगा वो तो नहीं, मतलब कि ब्रेक डाउन होगा एनारोबिक कंडीशन में, और सेलुलोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो मतलब कि ब्रेक डाउन होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप आता है सॉल्युबलाइजेशन। तो सॉल्युबलाइजेशन में क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज होती है एनारोबिक डाइजेशन की। उसमें क्या होता है कि जो फैकल्टेटिव एनारोबिक डिकम्पोजर्स हैं, माइक्रोब्स, ठीक है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास। तो जो हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोबिक डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास, वो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंपल और सॉल्युबल कंपाउंड्स में, जिसको कहते हैं मोनोमर। तभी इस स्टेप का नाम क्या पड़ा, सॉल्युबलाइजेशन। तो सॉल्युबलाइजेशन का मतलब होगा कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स डिकम्पोज होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास, वो क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल और सॉल्युबल कंपाउंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें आता है कि फैकल्टेटिव एनारोब्स होते क्या हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं, वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो दोनों मतलब कि प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो इस मतलब कि डिकम्पोजिशन के लिए फॉर दिस डिकम्पोजर जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं, जो कि क्लोस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं सेलुलोज, प्रोटीन एंड लाइपेज, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर फिर उसके बाद आता है एसिडोजेनेसिस और फिर आता है मिथिनोजेनेसिस। तो ये देखो, जैसे आपका फर्स्ट इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेज भी बताई हुई है। तो जैसे इसमें मैंने बताया कि जैसे ये देखो प्रोटीन है, फैट है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, फैकल्टेटिव एनारोब्स में। और फैकल्टेटिव एनारोब्स के जो डिकम्पोजर माइक्रोब्स थे, क्लोस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास, उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल वन में कन्वर्ट कर दिया। और इस डिकम्पोजिशन के लिए जो आपके पास माइक्रोब्स होंगे वो सीक्रेट करेंगे सेलुलोज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। उसके बाद आता है एसिडोजेनेसिस। तो एसिडोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेज, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं माइक्रोबियल डाइजेशन से या मोनोमर से जो पहले बने, कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स ने डाइजेस्ट किया और उसको सिंपल वन में कन्वर्ट किया, वो अब एक्ट होंगे बाय द फर्मेंटेशन कॉजिंग माइक्रोब्स से। वो अब एक्ट करेंगे, उन पे एक्ट कौन करेगा, फर्मेंटेशन कॉजिंग
माइक्रोब्स। तो वो उसके एग्जाम्पल है जैसे एसिडो वाइब्रो और प्रोपेनी बैक्टीरियम। और फिर ये जो मोनोमर है वो चेंज किस में हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स में। इसके लिए इसका नाम है एसिडोजेनेसिस। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक मोनोमर है ये कन्वर्ट किस में हो गया, ऑर्गेनिक एसिड में। ये जो मोनोमर है वो कन्वर्ट किस में हो गया, ऑर्गेनिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो गया किसकी मदद से, बाय द फर्मेंटर कॉजिंग माइक्रोब्स एसिटो विब्रो और प्रोपेनो बैक्टीरियम। और उसके बाद आता है मिथेनोजेनेसिस जो कि लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं स्पेशली एसिटिक एसिड, वो फिर लास्ट में जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे जो ह्यूमन में होते हैं कैटल के स्टमक पार्ट में, वो क्या करते हैं, जो मीथेन बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं और बायोगैस फॉर्म्ड हो जाती है और फिर उसको आप अपने टैंक्स में स्टोर किया जाता है फॉर सप्लाई। उसके बाद इसमें दिया गया है एडवांटेज। तो अगर आप यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट फर्स्ट फॉर बायोगैस जनरेशन, उसके डिफरेंट बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस यही है कि वो एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं, मिन्योर भी, और बायोगैस एक स्टोरेबल फॉर्म है एनर्जी का जो आप और एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हो। बायोगैस की बहुत ज़्यादा वाइडर एप्लीकेशन है देन द डायरेक्ट बर्निंग ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो एनर्जी वैल्यू है बायोगैस की वो काफ़ी कम होती है देन द ऑर्गेनिक मैटर, पर ड्यू टू मोर एफिशिएंट हैंडलिंग जो नेट एनर्जी आउटपुट है वो इक्वल होता है अगर आप उसको डायरेक्ट बर्न कर रहे हो। और ये चांसेस ऑफ मतलब कि वो जो ये मिनिमाइज कर देता है चांसेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ फीकल पैथोजन, सैनिटेशन और हेल्थ केयर इससे इंप्रूव हो जाती है। एंड फर्टिलाइजर जो वैल्यू है मेन्योर की जो बायोगैस में प्रोड्यूस होती है वो सिमिलर होती है जो डायरेक्टली आप मेन्योर बनाते हो फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट। और जो स्प्रेड होता है प्लांट पैथोजन का विद द हेल्प ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, आप उसे चेक कर सकते हो। और बायोगैस जो है वो पोल्यूशन ही ऐड करती। ठीक है, तो यही था बायोगैस, मतलब कि माइक्रोब्स प्रोडक्शन इन द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। तो हमने क्या पढ़ा कि बायोगैस को कहते हैं हम सबसे पहले गोबर गैस, और ये मिक्सचर होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन का। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन आता है। ठीक है, और ये 3 स्टेजेस स्टेप है। और इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होंगे वो होंगे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करेंगे मीथेन में। ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। और ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है वो आपका जो है कैटल का जो स्टमक पार्ट है जिसमें जो ह्यूमन एक पार्ट होता है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ये काम चलता है बायोगैस प्रोडक्शन का। सो इसमें बेसिकली आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है सॉल्युबलाइजेशन, फिर एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस। तो सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले कि जो आपके पास जैसे फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंपल वन में कन्वर्ट कर देंगे जिसको आप बोलोगे मोनोमर। और फैकल्टेटिव एनारोब्स की एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रेडियम और स्यूडोमोनास। और फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम कर सकते हैं, मतलब कि दोनों सिचुएशन में ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें जब ये डिकम्पोज होगा, जब ये मोनोमर सिंपल मोनोमर में कन्वर्ट होंगे तो इसके साथ साथ सेलुलोज, प्रोटीज एंड लाइपेज भी रिलीज होगा। फिर उसके बाद आता है एसिडोजेनेसिस। तो उसमें क्या होगा कि जो मोनोमर होते हैं वो एक्ट होते हैं बाय द फर्मेंटेशन कॉजिंग माइक्रोब्स, जिसे कहते हैं एसिडो विब्रो और प्रोपेनी बैक्टीरिया उसके एग्जाम्पल हैं। फिर वो ऑर्गेनिक एसिड में चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद मिथेनोजेंस होता है जो कि 3rd स्टेज है। उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो मतलब कि मिथेनोजेंस उस पर एक्ट करते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड है उसको मिथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एडवांटेज। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से भी करवा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें यही था कि बायोगैस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसके अंदर मीथेन होगा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी से काम मतलब कि बनती है। एंड इसको आप एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो डिफरेंट टाइप्स के एंड गैसेज एंड प्रोडक्ट्स मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं जो उनके माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करते हैं। और इन द एग्जाम्पल साइडेड इन द रेशन जैसे फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस, मेन गैस प्रोड्यूस थी CO2। कुछ बैक्टीरिया जो है जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोइक मटेरियल पे जो बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोवाइड कराता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और उसको कहते हैं मिथेनोजेंस जो मतलब कि मिथेनोबैक्टीरियम होगा। और ये एनारोबिक स्लज में होते हैं ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। तो एनारोबिक स्लज मैंने आपको बताया एनारोबिक डाइजेस्टर में जब लास्ट में आपके पास जो एक्टिवेटेड स्लज जाती है तो वो होगा। ठीक है, तो जो एनारोबिक स्लज में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ द कैटल। और बहुत ज़्यादा सेलुलोइक मटेरियल फूड मतलब कि जो कैटल का फूड होता है जो उसका चारा होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो होता है सेलुलोज होता ही है। ठीक है,
तो उसके कारण ह्यूमन में होगा, और इन ह्यूमन में उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी न्यूट्रिशन में भी। ठीक है। डू यू थिंक ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज? हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। इसके लिए जो एक्सरीटा या काउ डंग होता है कैटल का, उसको गोबर बोलते हो, तो वो बैक्टीरिया में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। देखा होगा गांव में उसका मतलब कि ना पाथियाँ टाइप बना के उसको चूल्हे में डाल के उससे ना चूल्हे में उसको आग लगा के उसके ऊपर खाना वगैरह बना देते हैं। तो उसका जो मतलब कि काउ डंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है। एंड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, जिसको आप कहते हो गोबर गैस। ठीक है। तो बायोगैस प्लांट के अंदर एक, अब जो एनसीईआरटी में उन्होंने ये बताया है, इसमें आपके पास एक पिक्चर भी है। ठीक है। आई होप आपको दिख रही होगी। हाँ, ये देखो, ये एक पिक्चर है, तो इसमें उन्होंने सारे पूरा बताया है। सो बायोगैस के अंदर क्या होता है, कंक्रीट टैंक होता है। ठीक है। जो 10 से 15 फीट नीचे होता है, जिसमें आपका बायोवेस्ट कलेक्ट किया जाता है और उसकी स्लरी बना दी जाती है। स्लरी मतलब कि आपके पास काउ डंग होगा और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के तो वो स्लरी बना देती है। तो एक फ्लोटिंग कवर उस स्लरी के ऊपर रखा जाता है जो कीप्स ऑन राइजिंग, और जो गैस होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि माइक्रोबल एक्टिविटी होती है। कि बिकॉज क्या है कि जैसे कंक्रीट टैंक है जो एनसीईआरटी में गिवन है, मैं वो बता रही हूँ, बाकी मैंने रेफरेंस का बता दिया है। सो एक कंक्रीट टैंक होगा, वो 15 से 16 फीट अंदर धंसा होगा ज़मीन के, उसके अंदर बायोवेस्ट कलेक्ट किया जाएगा और उसकी स्लरी बना दी जाएगी और उस कंक्रीट टैंक को ढक दिया जाता है। जैसे जैसे स्लरी का लेवल बढ़ता जाता है तो बायोगैस की प्रोडक्शन हो जाती है क्योंकि वहाँ में माइक्रोबल एक्टिविटी होती है। एंड बायोगैस प्लांट का एक आउटलेट भी होता है जो पाइप के साथ कनेक्ट होता है टू द सप्लाई टू बायोगैस टू नियर बाय हाउस। तो उसका एक आउटलेट होगा जहाँ से आपकी क्या है बायोगैस निकलेगी। तो जो स्पेंट स्लरी होती है वो उसको आप रिमूव कर देते हो आउटलेट से, और आप उसको फिर फर्टिलाइजर भी, क्योंकि स्लरी है आपने बेसिकली क्या है कि कंक्रीट टैंक है उसके ऊपर आपने कवर किया हुआ है ना, तो उसका स्लरी का लेवल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा कि वो प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण वो गैस निकली जाएगी, गैस निकल जाएगी आउटलेट से। तो फिर गैस निकल जाएगी आउटलेट से, तो जो बची कुछ स्लरी होगी आप उसको फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैटल डंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है इन द रूरल एरिया, जहाँ पे कैटल वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे दूध वगैरह लेने के लिए, है ना, जिसकी डेयरी होती है वहाँ पे भी। ठीक है। तो बायोगैस यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कुकिंग एंड लाइटनिंग, मैंने पहले बताया। ठीक है। एंड द पिक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट मैंने दिखा दिया। जो टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन द इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और अगर आपका स्कूल विलेज में है या विलेज के आसपास है तो आप ने देखा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। उसके बाद सॉरी मैंने देखा नहीं कि इसमें ना थोड़े से टॉपिक और बचे हैं एनसीईआरटी में, जैसे माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स और माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो मुझे लगा था कि बायोगैस के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो मेरी 3 या 2-3 वीडियोस में फिर ये ख़त्म होगा। ठीक है। तो अब मैं एक और टॉपिक फटाफट करवा देती हूँ जो कि है माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। सो माइक्रोब्स बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं कि राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, उसको सो करना, रीपेइंग करना, टू द स्टोरेज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस एग्रीकल्चर। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप फसल उगाते हो ना उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट भी आ जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते, तो उसको हम वीड बोलते हैं। ठीक है। तो क्या तो कीड़े लग जाएंगे फसल को, है ना, पेस्ट वगैरह, इसके लिए पेस्ट किया जाता है। तो क्रॉप प्लांट्स को एक प्रॉपर मतलब कि प्रोटेक्शन दी जाती है जिससे उनके पैथोजन और पेस्ट मतलब कि ख़त्म हो जाए। तो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स होता है, बट केमिकल पेस्टिसाइड्स का एक डिसएडवांटेज यही होता है कि वो वीड्स की ग्रोथ को कम तो कर देते हैं, बट उससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो इसके लिए आप बायो माइक्रोब्स यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। सो बायो कंट्रोल रेफर करता है यूज़ ऑफ द बायोलॉजिकल मैथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजन एंड पेस्ट। मॉडर्न सोसाइटी में ये जो
प्रॉब्लम्स होती हैं हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली, केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं बट बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, बट ये केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है और हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स को भी, क्योंकि अगर आप एक फसल उगा रहे हो उसमें आप अपने फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डालते हो तो वही जो वेजिटेबल जो फार्मर को उगा रहा है वही आपके घर में आ रही है ना। कई बार आपने देखा होगा कि बिन मौसम के, जैसे मैंगो है समर में मिलता है बट कई बार कई जगहों पे क्या होगा कि वही जो मैंगो है वो सर्दियों में भी मिलेगा, है ना, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तो वो कैसे मिलता है कि उसके अंदर तो पूरा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इंजेक्शन वगैरह लगा के वो उस तब दे देते हैं। तो ये है कि बिन मौसम में भी आपको वो फ्रूट मिल जाएगा जो शायद उस मौसम का है ही नहीं। तो ये जो केमिकल्स वगैरह इसके लिए होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को भी, ठीक है, और वेजिटेबल्स एंड क्रॉप को भी। तो सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है अगर आप वीडिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस, सो इन एग्रीकल्चर हमारे पास मैथड होता है जिससे आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो जो नेचुरल आपके पास फिनोमेना पे होता है रेदर देन द केमिकल्स इंट्रोड्यूस करना। कि बिलीफ है कि ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, द मोर वैरायटी आर लैंडस्केप हैज़, the more variety has a landscape as the more sustainable it is। ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स एक सिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे इंसेक्ट्स को कई बार पेस्ट बोला जाता है वो पूरी तरह इरेडिकेट ना करें, जबकि उसके बजाय आप उसको एक मैनेजेबल लेवल पे रखें एंड बैलेंस करें लिविंग इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। सो क्योंकि जो आपके पास पेस्ट होंगे, कन्वेंशनल फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस होती है वो केमिकल मेथड तो यूज़ करती है जो आपके दोनों यूज़फुल और हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स भी ख़त्म कर देता है। तो दिस इज़ अ हॉलिस्टिकल अप्रोच की जो सीक टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मेरिट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूट करता है फील्ड फार्म एंड फ्लोरा फोना। बट आपने देखा होगा कई ऐसे जानवर होते हैं, ठीक है, जो आपकी जैसे फसल है ना, तो अब वहाँ पे अगर आप लगा लेते हो कोई जानवर वगैरह आ जाता है तो जो आपकी फसल को दूसरा जानवर खराब करे तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली यही है कि आप वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करो जो आपको आपकी फसल को कीड़े ना लगने दे, उसमें हेल्प करे और आप उसको एक बैलेंस बना के रखो। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ ना करो। तो बेसिकली बायो कंट्रोल वही है, ठीक है। उसके बाद कि ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू की जो इरेडिकेशन है क्रिएचर्स का, पेस्ट है, इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि उसका कुछ बेनिशियल प्रेडेटरी भी है कि अगर एक पेस्ट को आप ख़त्म कर रहे हो तो उसके साथ बेनिफिशियल प्रेडेटरी भी आएगी। तो वो अगर आपका दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर आपके खेत में है जो आपकी फसल को ख़राब करे तो वो उसको भी तो ख़त्म कर सकता है ना, ऐसे, ठीक है। सो ये है। तो बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट जो डिपेंड करता है फूड पे और या होस्ट पे, ठीक है, वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इसके लिए यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स वो सारा जो डिपेंडेंस होते हैं केमिकल्स पे वो रिड्यूस कर देगा। और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बायोलॉजिकल फार्मिंग का कि आपको वेरियस लाइफ फॉर्म्स के साथ फेमिलियर होना है जो इनहिबिट करता है फील्ड प्रेडेटर्स को और पेस्ट को भी, और ऑल्सो उनके लाइफ साइकिल को भी और उनका फीडिंग कैसा है, पैटर्न का, हैबिटेट का। तो ये एक एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल कर रहा है। सो द वेरी फेमिलियर जैसे रेड होगा, द वेरी फेमिलियर बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होगा जिसे आप लेडी बर्ड बोलते हो और ड्रैगन फ्लाई बोलते हो या ड्रैगन फ्लाइज। वो यूज़फुल होती हैं कि अगर आपको एफिड्स वगैरह या मॉस्किटो वगैरह भगाने हैं तो लेडी बग वगैरह उसमें काफ़ी मदद करेगी। जहाँ पे लेडी बग वगैरह होंगी वहाँ पे ये एफिड्स वगैरह मॉस्किटो नहीं आएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स का है जो आप मतलब कि कंट्रोल करते हो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, जैसे है बेसिलस थर्नीजेनेसिस जो कि मतलब कि रिटर्न एज अ बीआई अवेलेबल होते हैं शैशे में एज अ ड्राइड स्पोर। ये ना पैकेट्स मिलते हैं बाजार में, इसके नर्सरी वगैरह में आम मिल जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है ना वो पैकेट्स में होता है और उसके अंदर छोटे छोटे दाने स्पोर्स टाइप होते हैं। जब आप उसको पानी के साथ मिक्स करोगे, जब आप उसको अपने खेत में कर दोगे ना स्प्रे, ठीक है, और जो प्लांट्स में मतलब कि आपको है कि कीड़े लग गए हैं उस पर जब आप स्प्रे करोगे ना, जैसे ब्रेसिका या फ्रूट ट्री जहाँ पे उस वो पत्ते को जहाँ पे कीड़े ने खा चुके हैं, तो क्या होगा, इन द गट ऑफ द लार्वा जो टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाएगा, मतलब कि उसकी गट में चला जाएगा वो टॉक्सिन और लार्वा जो होगा वो मर जाएगा। तो बैक्टीरियल डिसीजेस कैटरपिलर्स को मार भी देंगी बट बाकी इंसेक्ट्स को हार्म भी नहीं करेंगी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लास्ट डिकेड में तो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया थर्मोजेनेसिस टॉक्सिक जीन्स इनटू प्लांट। तो ऐसे जो प्लांट्स
ग्रोथ होंगे वो रेजिस्टेंस होते हैं बाय द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट, और दूसरा एक बीटी कॉटन, ठीक है। सो बीटी कॉटन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कल्टिवेटेड होता है कुछ स्टेट में, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। ये जो और है बीटी कॉटन का वो चैप्टर 12 में है, तो इसके बाद मैं चैप्टर 12 करूँगी शुरू सपोज, तो उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेस, ठीक है। अब प्लांट डिसीजेस कई बार देखा होगा कि प्लांट में भी प्रॉब्लम आ जाती है या उसको डिसीज लग जाती है, तो बायोलॉजिकल जो बेसिकली कंट्रोल डेवलप हुआ है, ठीक है, वो है फंगस जिसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा टिक, जो एक फ्री लिविंग मतलब कि फंगा है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है रूट इकोसिस्टम में, ठीक है। एंड दे आर वेरी इफेक्टिव इन द बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ द सेवरल प्लांट पैथोजन। और उसके बाद है बैक्लो वायरसेस आर द पैथोजन जो इंसेक्ट्स और बाकी आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हो इसको, और वो उस जीनस में आते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। और ये जो वायरस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सलेंट कैंडिडेट होते हैं फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशंस, और और इसका प्लांट्स पे कुछ असर नहीं होता, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड they have the negative impact on the plants, mammal, birds and fish, और इवन की नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स पे भी। तो स्पेशली ये डिज़ायरेबल है जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को जब आप कंजर्व करोगे और आप उसको यूज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी ज़्यादा सॉइल को भी नहीं मतलब कि ख़राब होगी, आपकी ज़्यादा सॉइल भी नहीं ख़राब होगी, आपका ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, और इससे आपकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की मैंने वीडियो में कराया माइक्रोब्स इन द बायोगैस ट्रीटमेंट और माइक्रोब्स इन द बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो बेसिकली जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होगा उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो एक तो बैक्लोवायरस का आता है कि कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्रीकल्चर फील्ड में। तो जैसे मैंने बताया टिक ट्राइकोडर्मा है ना, बैक्लोवायरस है उसका जीनस, ठीक है। फिर एक था लेडी बर्ड, और लेडी बर्ड भी था, और ड्रैगन फ्लाइज भी था, ठीक है। फिर बैक्लोवायरस कैसे आप उसको स्प्रे करोगे, है ना, बीटी कॉटन है, और उसके बाद है ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जिसका जीनस है वो क्या क्या कंट्रोल करता है। तो ये था आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छी लगती है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिस नोट्स। अगर आपको मेरा मतलब कि कोई भी डाउट है इस वीडियो में या पिछली वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिस नोट्स। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आप करवा दो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेंगी, ठीक है। एंड एट द लास्ट फाइनली आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिस नोट्स। थैंक यू।